नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज नए सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आने वाले समय में आप अपने मुकाम पर पहुंचे, ऐसे लगातार पढ़ाई करते रहो और आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। ठीक है, लेकिन मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चाहे दिवाली हो या होली हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, थोड़ा सा अपने काम में पढ़ा जरूरी है। ठीक है, तो आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। और इस वर्ष आप किसी मुकाम पर पहुंच जाए, अपने स्थान पर पहुंच जाए, यही मेरी दुआ है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि भारत जो नागरिकता प्रदान करता है, जैसे एनआरआई वगैरह, ओसीआई वगैरह और पीआईओज, इनमें अंतर क्या होता है कि एनआरआईज कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं और पीआईओज क्या होते हैं। तो इनके बारे में डिफरेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। सबको पता है कि हमारा संविधान कैसा है, संघीय संविधान है। ठीक है, सेंट्रल बेस्ड संविधान है। ठीक है, संघीय संविधान हो गया, फेडरल सिस्टम है। यहाँ पर आगे बात करते हैं कि दोहरी राज पद्धति। संविधान संघीय है, दोहरी राज पद्धति है, मतलब कि शासन दोहरा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो केंद्र और राज्य, कैसा शासन होता है, केंद्र और राज्य का शासन होता है। यहाँ पर केंद्र पूरे देश को, मतलब हमारा जो देश है वो अविभाजित राज्यों का संघ है। तो हमारे देश में 28 राज्य हैं। कितने राज्य इस समय प्रेजेंट में? तो 28 राज्य है। ठीक है, और 28 राज्यों के साथ समन्वय बनाकर केंद्र काम करता है। ठीक है, तो इसको जानेंगे कि दोहरी राज पद्धति किस प्रकार से काम करती है केंद्र और राज्यों की वजह से। कि केंद्र में एक हमारा प्रधान होता है, प्रधानमंत्री के तौर पर, और दूसरा क्या है कि राज्य जो है, राज्य में प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री होता है। बस इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, दोहरी राज पद्धति। लेकिन नागरिकता की अगर बात करें, राजपद्धति दोहरी है लेकिन नागरिकता कैसी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही आईडी होगी। ऐसा नहीं है कि राज्य चाहे अपनी अलग आईडी बना ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक के पास कैसे होगा? एकल नागरिकता ही होगी। और हमने एकल नागरिकता कहाँ से ली है? कनाडा से ली है, कनाडा के संविधान से ली है। ऐसा नहीं कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लें तो यूएसए और स्विट्जरलैंड। तो अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में व्यक्ति जो होता है वो राज्य का भी आईडी होती है, उसके पास नागरिक होता है, और सेंट्रल का तो होता ही होता है, मतलब केंद्र का तो होता है, लेकिन राज्य का भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता को अपनाया गया। किसको? एकल नागरिकता को, कर्नाटक तरीके से, कि हमारे यहाँ केवल एक ही नागरिकता होगी, आपकी एक ही आधार कार्ड बनेगा। ऐसा नहीं है 2 आधार कार्ड बन जाए, 2 पैन कार्ड बन जाए, राज्य का अलग केंद्र का अलग, ऐसा नहीं होगा। एक ही आधार कार्ड बनेगा और एक ही आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। तो ऐसा सिस्टम कहाँ पर है? ड्यूल सिस्टम। ये है आपका अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, नागरिकता एक है, दोहरी राज पद्धति है हमारे यहाँ, जैसे केंद्र और राज्य। और एकीकृत अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सबको बराबर अधिकार है। एकीकृत, सबको बराबर अधिकार देने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या होते हैं कि वर्ड संघर्ष, भाषा विवाद। अच्छा, भाषा विवाद की अगर बात करते हैं तो भाषा विवाद तो नॉर्मल है। ठीक है, मतलब अब भारत जो है विविधताओं का देश है, तो कहीं ना कहीं भाषा विवाद देखने को छटपट मिलता है। आगे वर्ड संघर्ष, दंगे वगैरह तो जो राजनीतिक गतिविधियां हैं या आपत्तिजनक विवादित टिप्पणियां होती है उसकी वजह से ही होते हैं। बाकी तो ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे देश में समानता का अधिकार दिया गया। मतलब समानता का अधिकार मतलब क्या है? एकीकृत अधिकार की बात करी गई है। आगे हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है विदेशी भारतीय। मतलब कि विदेशी भारतीय नागरिक, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता कभी भारत में निवास कर रहे हो लेकिन उनकी संतानों का जन्म कहाँ हुआ है? विदेशों में। और विदेशों में जन्म होने के बाद या वो चले गए रहने के लिए और वहां पर उनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली। ऐसे लोगों से कैसे संपर्क किया जाए? सरकार ऐसे लोगों को कैसे अपने देश वापस लाकर उनके एक्सपीरियंस को, उनके नॉलेज को और उनके इन्वेस्टमेंट को, उनके मैनेजमेंट को किस तरीके से भारतीयों के साथ समन्वय किया जाए, इसलिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई। अब योजना का क्या बनाई? तो उस समय भारत सरकार ने दिसंबर 2000 में, ये थोड़ा तारीख याद रखना कि दिसंबर 2000 में सरकार ने सिंघवी साहब को पकड़ा, एल एम सिंघवी। तो एल एम सिंघवी साहब को पकड़ा और बोला कि आप थोड़ा सा एक रिपोर्ट तैयार करें कि ऐसे कितने भारतीय वंशी, मतलब भारतवंशी विदेशों में रह रहे हैं जिनके पूर्वज कभी हिंदुस्तान में रहा करते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है करते हैं। तो एल एम सिंघवी साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे सिंघवी समिति बोला गया। उसका गठन किया गया दिसंबर 2000 में और उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी जाके जनवरी 2002 में। तो सिंघवी साहब ने बाकायदा रिपोर्ट तैयार करी, पूरा देखा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से इनको अधिकार देना चाहिए, क्या भारत की नागरिकता प्रदान कर देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं बाहर रह रहे हैं तो बाहर से आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं जिससे देश का विकास हो। जब देश का विकास होगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, इससे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। वैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें उन्होंने एक सिफारिश दी। अब सिफारिश में क्या था? पीआईओ को दोहरी नागरिकता दे सकते हैं। अगर पीआईओ का फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पीआईओएस का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसे व्यक्ति जिनका ओरिजिन, मतलब उनके
पूर्वज जो भी है, दादा परदादा जो भी है वो भारतीय हों, तो ऐसे लोगों को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान कर सकते हैं। किसने बोला? सिंघवी साहब ने सिफारिश की थी। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि जब अगर मान लीजिए कोई विदेशी है भारत में आना चाहता है तो उसको वीजा लगवाना पड़ता है। वीजा लगवाने के लिए क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है। तो टाइम ना लगे ऐसे तो कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जाए, ऐसा उनके लिए एक अलग से पासपोर्ट वगैरह कुछ दे दिया जाए, इंडियन पीआईओ का पासपोर्ट दे दिया जाए कि उनको ज्यादा समय न लगे और जब चाहे वो कुछ समय के लिए आ सकते हैं। तो इसमें जो टाइमलाइन थी शायद 180 डेज की थी कि इतने दिन के लिए आप रह सकते हैं इंडिया में बिना कोई किसी चीज के, ठीक है, बिना कोई परमिशन, एक्स्ट्रा परमिशन के। तो उन्होंने इस चीज की सिफारिश दी। हमारे यहाँ हम एकल नागरिकता की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई विदेशी है, विदेशी भारतीय है, भारत में आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना चाहता है, यहाँ पर कुछ भी अपने जो कुछ चीज साझा करना चाहता है तो वो यहाँ पर आ सकता है। तो उसको हम किसके तहत देते हैं? तो उसको हम पीआईओ कार्ड देते हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होता है, उसके तहत हम उसको यहाँ पर ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट आगे चलते हैं। तो जब सिंघवी साहब ने सिफारिश दे दी तो सरकार ने इसको अमल किया और मैंने बोला था 2003 का नागरिकता संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें संशोधन किया गया था। तो 2003 में क्या किया गया, भारत सरकार ने 16 देशों के साथ, मतलब 16 मित्र राष्ट्रों के साथ इसको शुरू किया कि ठीक है भाई, जितने भी 16 देश हैं, जितने शुरुआत में 16 देशों के साथ उन्होंने किया कि 16 देश में जितने भी भारतीय ओरिजिन के लोग हैं वो यहाँ पर आए और अपने एक्सपीरियंस, इनोवेशन, जो भी चीजें वो साझा करें। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नहीं बुलाया गया था यहाँ पर, उनको छोड़ा गया था। लेकिन जब ये चीज सफल रही तो इसके बाद सरकार ने क्या किया, 2005 में आकर 2005 में सरकार ने सभी देशों के विदेशी भारतीयों को, नागरिकों को पीआईओ कार्ड इश्यू कर दिया। अब सभी देशों के, मतलब जितने भी भारत के राजनीतिक मित्र राष्ट्र हैं उनके, उनमें रहने वाले सभी भारतीय जो नागरिक हैं उनको पीआईओ कार्ड जारी कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर एक्सेप्शन है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार से ये स्कीम प्रॉपर तरीके से चलती रही। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीआईओ स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, 19 अगस्त 2002 को। सरकार ने क्या किया कि 2002 से इसको शुरू किया, 2003 से प्रॉपर तरीके से कार्ड बनने लगे। तो 2002 में इस चीज को शुरू किया था, स्कीम, ये सरकार ने पीआईओ स्कीम लेके आई। जब रिपोर्ट आई, जब सिंघवी साहब ने रिपोर्ट दी थी तो उसके बाद ये इसको लागू किया गया, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, 19 अगस्त 2002 में इसको रेगुलेट किया गया। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये स्कीम क्या थी, इसमें बहुत सारी चीजें, थोड़ा बाउंडेशन थी, सरकार शुरुआती में काम कर रही थी तो उसमें बाउंडेशन था। तो बाउंडेशन था, तो उसके बाद 2005 में एक और स्कीम लाई गई जिसका नाम क्या था, ओसीआई स्कीम। ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल पीआईओ की तरह थी, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा छूटें थी। तो जिसको लेकर क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें, कुछ पीआईओ नागरिक आ गया, कुछ ओसीआई कार्ड बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा उलझन होने लगी। पीआईओ वाले बोले कि आपको भी ओसीआई वाला चाहिए, थोड़ा सुविधाएं अच्छी चाहिए। तो सरकार ने आगे चल के दोनों का झंझट खत्म करने के लिए उन्होंने 9 जनवरी 2015 को क्या किया, दोनों ही स्कीमों को मर्ज कर दिया। पीआईओ और ओसीआई को दोनों को मर्ज करके सीधे ओसीआई बना दिया कि भाई अपना पीआईओ नहीं बटेगा, उसको खत्म करो, सीधे ओसीआई कार्ड होल्डर बनाओ। और 9 जनवरी 2015 में इसको रेगुलेट कर दिया गया। अब हम ये जानेंगे कि ओसीआई होल्डर होते कौन है, क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है संविधान लागू होने के समय या संविधान लागू होने के बाद में भारत का नागरिक हो। मतलब ऐसा व्यक्ति, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ या उसके बाद वो व्यक्ति भारत में रहा हो, उसका पूर्वज भारत में रहा हो, कोई भी हो, और उसके बाद वो विदेश में सेटल हो गया हो, तो ऐसे लोग क्या बोले जाएंगे, ओसीआई होल्डर। मतलब कि संविधान लागू होने के बाद रहा हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो उस भूभाग से संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 को भारत का भाग, मतलब हमें आजादी कब मिली, मतलब आजादी का मतलब हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को अगर वो व्यक्ति उस भूभाग का हिस्सा है जो भारत का था, ठीक है, तो वो जो है वो ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं। मतलब जब 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए तो भारत में उपस्थित था, मान लीजिए अब इस्लामाबाद में नहीं था, तो दिल्ली में था, ठीक है, तो वो भारत ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है, ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत का नागरिक जिसके पौत्र या पुत्री हो, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है भारत में निवास कर रहा है और उसके पुत्र या पुत्री या पौत्री अगर कहीं विदेशों में रहते हैं और वहीं पर पैदा हुए, वहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी क्या दे दिया जाएगा, कार्ड भी दिया जाएगा। तो समझ के सारी चीजें, सीधी बात है कि भारत से कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, उनके पूर्वज कभी भारत में रहे हों, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो कार्ड होल्डर नहीं बन पाएंगे, ऐसे सुविधाएं नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अब ओसीआई के अधिकार, सबसे पहली बात है कि अब चलो इनको पासपोर्ट दे देते हैं, बाकायदा के ऊपर लिखा हुआ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या इनके पास वही अधिकार है जो भारत के नागरिक के पास है? देखते हैं थोड़ा सा क्या ठीक है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि सार्वजनिक रोजगार में, अब ऐसा नहीं है कि वो लोग आएंगे यहाँ पर और समान अधिकार मांगने लगे कि नहीं हमको भी रोजगार चाहिए, तो सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि उनको बराबर का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और सबसे पहली बात, रोजगार में समानता, जो रोजगार में समानता किस आर्टिकल में है लिख के मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश जो वरिष्ठ पद है, जो वरिष्ठतम पद है भारत के, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गया, तो उसमें ये नियुक्त नहीं हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है कि मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते हैं, मतलब कि ये भारत में वोट नहीं डाल सकते हैं, ऐसा नहीं किया है चुनाव में वोट डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं उससे एक ऑर्डर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मतदाता नहीं बन सकते हैं यहाँ पर। चौथा पॉइंट कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य बनने के काबिल नहीं होते, काबिल क्या है कि अर्हता नहीं होती इनके लिए, कि क्वालिफिकेशन नहीं है, ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं, ये पात्र नहीं है उनके, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति का पात्र नहीं है और पब्लिक सर्विस में ये नियुक्त नहीं किया जा सकते हैं जब तक कि सरकार ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश ना दे। जब तक सरकार नहीं कहती, कोई विशिष्ट निर्देश ना दे कि इनको शामिल कर लिया जाए, तब तक ये शामिल नहीं किया जा सकते किसमें, सार्वजनिक सेवाओं में। तो ये है हमारे ओसीआई और पीआईओएस के अधिकार। अब इनके उलट थोड़ा सा एनआरआई क्या होते हैं, तो एनआरआई वो पर्सन होते हैं जो भारत में रहते हैं, जो भारत में, जिनके माता पिता भारत में रहते हैं, लेकिन वो विदेशों में जाते हैं। विदेशों में क्या करने जाते हैं, काम करने के लिए। देखो भाई, विदेशों में काम करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन खर्चा कहाँ करते हैं, आके कमाई करने जाते हैं, वहां पे खर्चा तो अपने घर में करेंगे ना आके, और दिखाना भी है। भारतीयों की तो आदत है कि वो बाहर जाएंगे, आप कमाने दिखाएंगे तो अपने, देखो जलवा अपने एरिया में होता है। तो बस ये एनआरआई है, और एनआरआई को वो सारे अधिकार होते हैं जो भारत के नागरिक को होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है भारतीय पासपोर्ट है, और भारतीय पासपोर्ट का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो एनआरआई क्या हो गए, वो भारतीय हो गए, वो जाते हैं बाहर कमाने के लिए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, जैसे पंजाब तो पूरा कनाडा बसा हुआ है, तो उस तरीके से अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, ब्रिटेन चले गए, ठीक है। तो वो भारत के नागरिक हैं, तो जो अधिकार हमें मिले हुए हैं वही एनआरआई को मिलते हैं। इसके उलट ओसीआई के आप अधिकार पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ध्यान रखना कि पीआईओ स्कीम कब आई, ओसीआई कब आई, दोनों को कब मर्ज किया गया, ओसीआई कार्ड होल्डर कौन कौन होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदेशी भारतीय नागरिकों के लिए कौन सी समिति गठन किया गया, संघीय समिति कब बनी थी, 2000 में, कब इसने रिपोर्ट सौंपी, 2002 में, ठीक है। पीआईओ स्कीम सबसे पहली शुरुआत कब की गई थी, 2003 में, ठीक है। 16 देशों के साथ, सबसे पहले कितने देशों के साथ, 16, और बाकी सभी देशों के साथ कब हुआ था, 2005 में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके नोट्स बना लेना, और हमेशा आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, इसको देखते रहें, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार वीडियो देख लो एग्जाम से पहले, सुबह उठ के देख लो, सबसे अच्छा है, और एक बार दिमाग में बैठ गया, खत्म होने के बाद ज्यादा लिखना, ज्यादा फाइलें बनाना, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए आप इसको पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए, आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली, और ये सभी एग्जाम्स के लिए है, हर एग्जाम पूछ जाता है। और हम क्या करेंगे कि ये तो हम शुरू कर रहे हैं, हम पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे, एक एक सेशन, एक एक वर्डिंग, एक एक लाइन, बहुत आसानी से हम इसको खत्म करने वाले हैं। पॉलिटी का मैं पूरा का पूरा जो सार है, मतलब कह सकते हैं पॉलिटी पूरी, एक से लेकर जितने भी चैप्टर है सारे के सारे खत्म करूंगा, ऐसे ही बहुत आराम से, और उसको पढ़ते रहिए। उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट उठाएंगे तो पूरी मुझे जीएस खत्म करनी है यहाँ पर, और ऐसे आप लगातार पढ़ते रहे। तो इसके नोट्स बनाना नहीं बना, 2-3 बार इसको देख लेना, आज के लिए इतना बहुत है, और लगातार पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जय हिंद, और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली टू